वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि उन्हें हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। ये तकरीबन आज से कोई 1 बरस पहले की बात है कि अचानक रास्ते में मुझे लुइस और हैरी नजर आ गए। ये मेरे बहुत ही पुराने और लंगोटिए यार थे। हम सब दोस्त कॉलेज के जमाने में एक साथ ही पढ़ा करते थे और खूब हल्ला गुला किया करते थे। यूं अचानक रास्ते में उनका मुझे मिल जाना किसी मौजसे से कम न था। लिहाजा हम वहीं सड़क के किनारे काफी देर तक बातें करते रहे और यही डिसाइड किया कि कॉलेज के तमाम दोस्तों को दावत दी जाए ताकि एक बार फिर हम सब लोग मिलकर खूब गप्पे हाँकें। सो हमने संडे वाले दिन इस मुलाकात का एहतमाम किया। हम सभी लोग तकरीबन एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसीलिए हम बहुत खुश थे। पुरानी यादें ताजा हो रही थी और खूब हंसी मजाक चल रहा था। कमरे का सारा माहौल तंबाकू के धुएं से धुंधला रहा था। थोड़ी ही देर बाद हैरी अपनी जगह से उठा और मार्केट से कुछ सामान लेने चला गया। अचानक ही दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। शायद हैरी लौट आया था, लेकिन अब वो कमरे में एक आंधी और तूफान की तरह दाखिल हुआ था। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही लुइस ने उठकर दरवाजा खोला तो हैरी एक आंधी और तूफान की तरह दाखिल हुआ। अरे तुम सब लोग अभी वहीं के वहीं पड़े हुए हो, अंदाजा लगाओ मैं कहां से आ रहा हूं, हैरी ने हमें सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कोई अंदाजा लगा पाता, मुझसे पहले जॉन बोल पड़ा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम अपनी महबूबा से मिलकर आ रहे हो, उसने एक जोरदार कहका लगाते हुए कहा। थॉमसन भला कहां चुप रहने वाला था। अरे नहीं यारो, इसकी कोई लॉटरी निकली है या फिर ये अपने किसी अमीर चचा को दफना कर आ रहा है। अरे नहीं यार, तुम लोगों को तो बस फजूल ख्याल ही आते हैं, हैरी ने अपने सर को एक तरफ झटकते हुए कहा। मैं अपने एक खास दोस्त के पास गया था और वहां से एक बहुत कीमती चीज लाया हूं। कीमती चीज? हम सब लोगों की तवज्जो एकदम हैरी की तरफ हो गई। इतना कहकर हैरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो हम सब खौफ से उछल पड़े। उसके हाथ में एक लंबा और स्याह रंग का कटा हुआ इंसानी हाथ था जिसकी जिल्द कई जगह से उतर चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई केमिकल लगाकर काफी लंबे अरसे से हनूद किया गया है। नोकीले और पीले नाखून अब भी उंगलियों से चमटे हुए थे। मुझे तो उसे देखते ही खौफ आ रहा था। देखने में ये किसी आम इंसान का हाथ बिल्कुल भी ना लग रहा था। जरूर इसका मालिक बहुत ताकतवर शख्स रहा होगा। यार हैरी, ये कहां से ले आए हो? पूरे कमरे में हम सबकी डरी डरी सी आवाजें गूंजने लगी। हम सबको डरता देखकर हैरी ने एक कहकहा लगाया। अरे क्या हुआ यार, लगता है तुम लोग डर गए हो। देखो तो सही कितना खूबसूरत हाथ है। हैरी ने उस कटे हुए हाथ को जॉन की तरफ बढ़ाते हुए मजाक किया और जॉन कराहत भरे अंदाज में पीछे हट गया। अरे यार हैरी, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? इस खौफनाक चीज को भला कौन पसंद कर सकता है? मुझे तो लगता है तुम सब लोग पागल हो गए हो। तुम लोग जानते नहीं कि मैंने कितनी मुश्किल और तगोदो के बाद इस हाथ को हासिल किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाथ एक बूढ़े जादूगर की मिल्कियत था जो अभी हाल में ही फौत हुआ है। सुनने में यह भी आया है कि उसकी सारी चीजें नीलाम कर दी गई हैं। बस जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने फौरन ही ये हाथ खरीद लिया। पूरे मुल्क में ये मशहूर है कि ये एक बहुत बड़ा जादूगर था। तुम लोगों की इत्तला के लिए ये अर्ज है कि यह हाथ चमड़े का नहीं बल्कि नकली बना हुआ है। उस जादूगर के बारे में यह भी मशहूर है कि तकरीबन 1920 में उसने अपनी बीवी को कत्ल करके एक कुएं में फेंक दिया था। उसे शक था कि उसकी बीवी का एक पादरी के साथ नाजायज ताल्लुक है। इसके बाद उसने उस पादरी को भी ना बख्शा और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। हैरी की बातें सुनकर जॉन ने एक झुरझुरी सी ली और कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। वो बुरी तरह से खौफजदा हो चुका था, लेकिन हैरी अभी तक खामोश ना हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से उस जादूगर की कहानी बताने लगा। यार, उन दोनों को कत्ल करने के बाद उस जादूगर ने छुपने की कोशिश नहीं की बल्कि खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था।
काफी लंबे अरसे तक अदालत में उसका मुकदमा चलता रहा, लेकिन आखिरकार उसे सजाए मौत सुना दी गई और जल्द ही तख्तादार पर लटका दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो लोगों को भी लूटता और उनको बिला वजह ही कत्ल कर डालता था। भला तुम इस हाथ की कीमत क्या जानो? मैंने पूरे $1000 में यह हाथ खरीदा है। इतना कहकर हैरी किसी जौहरी की तरह उस हाथ को गौर से देखने लगा। अरे यार हैरी, लेकिन तुम इस खौफनाक चीज का करोगे क्या, और इसे भी अपने साथ यहां ले आए हो? मेरी ये बात सुनकर हैरी फिर से खिलखिलाया। अरे यार, मैं इसे अपने दरवाजे के ऊपर लटका दूंगा और आने जाने वाले हर शख्स को इस हाथ से डराया करूंगा, ताकि कोई भी मुझसे अपना कर्ज वापस मांगने ना आए। इतना कहकर हैरी फिर से हंसने लगा और हम सभी लोग उसे फटी फटी आंखों से देखते रहे। थोड़ी ही देर बाद महफिल बर्खास्त कर दी गई और अगले दिन तकरीबन 2 बजे के करीब मैं हैरी के फ्लैट के सामने से गुजर रहा था। मैंने जैसे ही हैरी के फ्लैट की जानिब देखा तो मुझे उसका मेन गेट खुला हुआ नजर आया। सामने ही हाल कमरे में हैरी एक आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज हुआ कोई किताब पढ़ रहा था और साथ साथ सिगरेट के कश भी लगा रहा था। वो मुझे दूर से ही देखकर सीधा हो गया और मुझे भी अंदर बुलाने लगा। मैं उसके फ्लैट के अंदर जाकर उसके करीब बैठ गया। क्या हो रहा है हैरी? कल तुमने पूरी महफिल में ही भंग डाल दी। मेरी ये बात सुनकर हैरी मुस्कुराया। बस यार कुछ नहीं, मैं यूं ही वक्त गुजारी कर रहा हूँ। तुम बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कहकर उसने बुक टेबल पर रख दी और सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। इससे पहले कि मैं उसकी बात का कोई जवाब देता, एक जोरदार धमाके से उसके फ्लैट का दरवाजा खुला और अगले ही लम्हे उसका मालिक मकान अंदर दाखिल हुआ। ये एक फरबा और बदतमीज शख्स था, क्योंकि आते ही उसने बगैर किसी सलाम दुआ हैरी पर बरसना शुरू कर दिया। ये तुमने बाहर घंटी के साथ क्या अजीब और बेहुदा छह रखी हुई है? उसे फौरन ही वहां से हटा दो। मुझे अपने घर के बाहर ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जिसे देखकर लोग खौफजदा हों। और हाँ, याद रखना, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो फौरन ही फ्लैट खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी ये बात सुनकर हैरी और मैं दोनों ही हक्के बक्के रह गए, लेकिन शायद हैरी ने इस बात को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले लिया था। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं इस फ्लैट का किराया अदा कर रहा हूं, इसलिए ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी कोई चीज जहां भी रखूं। आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हैरी की ये बात सुनकर मालिक मकान अपनी एड़ियों पर वापस पलटा और तेज तेज चलता हुआ फ्लैट से बाहर निकल गया। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम अपना अच्छा बुरा खुद ही सोच लो। उसने फ्लैट का दरवाजा बंद करते हुए हैरी से आखिरी जुमला कहा था। उसके जाते ही हैरी तेजी से उठा और बाहर चला गया। अब वो उस हाथ को घंटी से उतारकर अंदर ले आया था। उसने शायद इस हाथ के साथ एक डोरी बांधी हुई थी। खैर, इसके बाद हैरी मेरे पास आकर बैठ गया और हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की। तकरीबन 1 घंटा मैं हैरी के घर रुका और फिर वापस अपने घर आ गया। उस रात जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक किस्म की घबराहट थी और मुझे अपनी तबीयत में गुस्सा भी महसूस हो रहा था। शायद हैरी के मकान मालिक के अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैंने कई बार सोने की कोशिश भी की। एक दो बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजनबी या कोई चोर मेरे कमरे में घुस आया हो। मैंने उठकर बिस्तर के नीचे, अलमारियों के अंदर और जगह जगह उसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं कुछ ना मिला। बस इसी बेचैनी में मुझे सुबह के 5 बज गए। जैसे जैसे दिन निकल रहा था वैसे ही नींद मुझ पर अपना गलबा पाती जा रही थी। फिर अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओ, ये सुबह सुबह कौन नाजिल हो गया? मैंने अपना सर खुजाते हुए दरवाजे की जानिब देखा और तेजी से उठकर दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने हैरी का मुलाजिम खड़ा था और उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। वो मुझे बुरी तरह से खौफजदा नजर आ रहा था। क्या हुआ जोसेफ, इतनी सुबह सुबह? खैर तो है ना? मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा। जनाब, वो आपके दोस्त हैरी को किसी ने कत्ल कर दिया। उसकी ये बात सुनकर मेरे तोते उड़ गए और मैंने उजरत में लिबास तब्दील किया। अभी चंद घंटे पहले ही तो मैं हैरी के फ्लैट से वापस आया था। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक और हशाश बशाश लग रहा था। आखिर अचानक क्या हो गया? मेरे जहन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे। खैर, मैंने फौरन ही चेंज किया और उजलत में हैरी के फ्लैट की जानिब भागा।
वहां पहुंचते दूर से ही मैंने लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा देखा जो आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन लोगों को चीरता हुआ हैरी की ख्वाबगाह तक पहुंचा, जहां मुझसे पहले ही 3 पुलिस वाले मौजूद थे। वो तीनों ही आपस में धीमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे और वक्तन फवक्तन अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे, जबकि हैरी का बेजान जिस्म बड़े खौफनाक अंदाज में पड़ा हुआ था। शायद वो मरा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर इंतहाई खौफनाक और दहशत के असरात नुमाया थे। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जिनमें नामालूम गहरी दहशत भरी हुई थी। फिर एक पुलिस वाला आगे बढ़ा और कंबल थोड़ा सा नीचे करके मुझे उसकी गर्दन पर जख्मों के निशान दिखाने लगा। उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशानात थे, जो तकरीबन उसकी शहरक के बिल्कुल करीब थे। अगले ही लम्हे मुझे उस हाथ का ख्याल आया। मैं जैसे ही बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ा, वो हाथ वहां मौजूद न था। शायद पुलिस वालों ने उसे पहले ही उतार लिया होगा, क्योंकि उस हाथ की जाहिरी शक्ल वाकई में खौफनाक थी। खैर, मैंने उसका जिक्र किसी से ना किया और शेरिफ के साथ मिलकर हैरी को हॉस्पिटल के लिए मुंतकिल करवा दिया। हैरी के नौकर का यह कहना था कि कल रात 11 बजे के करीब वो अपने रूम में आराम करने के लिए चला गया था। तकरीबन रात के 2 बजे पूरे फ्लैट में घंटी की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घंटी पर अपना हाथ रखकर हटाना भूल गया हो। मैं जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो वहां कोई भी मौजूद ना था। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। अब भी वही हाल था। घंटी बजाने वाला शख्स अपना हाथ डोरबेल से नीचे न कर रहा था। इस बार मैं दहशत ज़दा होकर हैरी के कमरे की तरफ भागा। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था और कमरे का सारा फर्नीचर भी एकदम से उलट-पुलट हो चुका था। हैरी का जिस्म बिल्कुल जर्द और अकड़ा हुआ था। चेहरे पर दहशत के आसार नुमाया थे और उसकी आंखें तो बिल्कुल फटी हुई थी। साहब, इसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया। फिर उन्होंने आकर ही हैरी को उठाया, जबकि पुलिस वालों ने यह बताया है कि हमलावर जो कोई भी था, यकीनन जबरदस्त ताकत का मालिक था और उसका हाथ भी गैर मामूली तौर पर मजबूत था, क्योंकि उसकी उंगलियां अपने शिकार के जिस्म में पिस्तौल की गोलियों की तरह पेवस्त हो गई थी। पुलिस अब भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक मुजरिम का कोई पता नहीं चला। तकरीबन 2 हफ्ते तक हैरी हॉस्पिटल में एडमिट रहा और आखिरकार उसे होश आ गया, लेकिन वो अब भी किसी बेजान लाश की माने दिखाई दे रहा था। शायद इस बात का कभी अंदाजा था कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। पुलिस ने काफी अरसे तक अपनी तफ्तीश जारी रखी, मगर हमलावर का कोई भी सुराग ना मिला। मेरा दोस्त हैरी वाकई पागल हो चुका था। वो तकरीबन 5 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और मैं रोजाना उससे मिलने जाता रहा, लेकिन वो अब तक किसी को पहचानने से कासिर था। उसके अल्फाज भी उसका साथ ना देते थे, बल्कि वो चंद ही टूटे फूटे से अल्फाज कभी कभार दोहरा देता था, जिनके कोई भी मायने समझ ना आते। उसकी हालत किसी दीवाने की तरह हो चुकी थी और वो एक रोबोट की तरह अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। एक रोज मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि मुझे अस्पताल से पैगाम मौसूल हुआ। हैरी की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। मैंने अपना काम छोड़कर तेजी से अस्पताल की जानिब गाड़ी दौड़ा दी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो हैरी करीबुल मर्ग था। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ आंखें बंद किए हुए था, जबकि एक डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था। मैं उसके पास ही जाकर बैठ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हालत मजीद बिगड़ने लगी। फिर अचानक वो एकदम से अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर बाजू जोर जोर से हवा में लहराते हुए बोलने लगा, इसे ले जाओ, इसे मुझसे दूर ले जाओ, ये मेरा गला घोंट देगा। हेल्प, हेल्प। वो बुरे तरीके से चीख रहा था और उसके मुंह से खौफनाक चीखें निकल रही थी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के भी बस में ना आ रहा था। फिर अचानक से वो मुंह के बल गिर गया और तड़प तड़प कर आखिरकार हैरी ने अपनी जान दे दी। मुझे आज भी याद है कि हैरी एक यतीम बच्चा था और वो सड़क के किनारे से पुराने अखबार उठाकर अक्सर बेचा करता था। न जाने कितनी मेहनतों और सोबतों के बाद आज वो इस मकाम पर पहुंचा था कि उसने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल कर ली थी, लेकिन उसकी सारी मेहनतें रायगा चली गई थी और वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा और अकेला था। उसका कोई भी रिश्तेदार अब मौजूद ना था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी।
गांव के एक छोटे से कब्रिस्तान में हैरी की कब्र के लिए एक जगह खोदी गई। ये एक रोशन दिन था। वसी नीले आसमान पर आज बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दे रहा था। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। परिंदे दरख्तों और झाड़ियों पर चहचहा रहे थे। ये वही जगह थी जहां मैं अपने दोस्त हैरी के साथ खेला करता था। इन्हीं दरख्तों से चोरी चोरी हम दोनों फल उतार कर खाया करते थे। ये सब सोचकर मेरा दिल बुरी तरह से कट रहा था, जबकि पादरी उसके करीब खड़ा हुआ किताब से कुछ पढ़ पढ़ कर उस पर फूंक रहा था। फिर अचानक ही कब्र खोदने वालों की आवाज मेरे कान में आ पड़ी और उधर पादरी ने भी पढ़ना बंद कर दिया। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ अब कब्र के बिल्कुल करीब आ गया था। हम सब यही देखकर हैरत ज़दा रह गए थे कि कब्र के अंदर पहले से ही एक ताबूत मौजूद था। ये एक बोसीदा ताबूत था, इसलिए कुदाल लगने से इसका ऊपरी तख्ता टूट गया था। मजदूरों ने पादरी के कहने पर जब उस ताबूत को खोला तो अंदर एक गैर मामूली कद्दोकामत का इंसानी ढांचा लेटा हुआ नजर आया, जो काफी डरावना लग रहा था। उसे देखते ही न जाने मेरा दिल क्यों जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर अचानक ही एक जोरदार चीख मेरे कानों से टकराई। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो हैरी के ताबूत से वही कटा हुआ हाथ जमीन पर चलता हुआ आ रहा था। शायद ये हाथ हैरी के ही ताबूत से बरामद हुआ था। वो हाथ अपनी उंगलियों पर चलता हुआ उस बोसीदा ताबूत की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते उस ताबूत के अंदर घुस गया। मुझे यूं लगा जैसे ये वही हाथ हो जो उस दिन हैरी लेकर आया था और उसे अपने घर के बाहर लटका दिया था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, पादरी बुरे तरीके से चीखा, इस ताबूत को फौरन कब्र में रख दो ताकि मरने वाला बेआराम ना हो। ये हाथ शायद इसी मुर्दे का था जिसने अपने मालिक तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी जिंदगियां निगल ली थी। इस कब्र को फौरन ही बंद कर दो, हम हैरी के लिए कहीं और कब्र बनाते हैं। खैर, मजदूरों ने फौरन ही उस ताबूत को दफन कर दिया और हैरी की कब्र के लिए एक नया गड्ढा खोदा गया। कुछ ही घंटों बाद हमने हैरी को भी दफन कर दिया और मैं बोझल दिल के साथ अपने घर वापस आ गया। लेकिन मेरा सुकून तो जैसे वहीं ही कहीं रह गया था, या फिर शायद हैरी अपने साथ ले गया था। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूला करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।